चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और वो भी भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाव के बीच आज वज़राए खारजा यानी चाइना और हिंदुस्तानी वज़ीर खारजा के दरमियान अहम मुलाकात मॉस्को में हो रही है। और सबसे बड़ी खबर हम गुलिस्तान न्यूज़ के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज शाम 6 बजे ये मीटिंग तय है और ये मीटिंग आज काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि जहां पहले ही भारत और चाइना के दरमियान LAC पर काफ़ी तनाव है, वहीं पर इस तनाव के बीच जहां हर तरह की मीटिंग आज तक नाकामी साबित हुई है, वहीं पर अब सबकी नज़रें जो है आज इस खारजा वज़रा की मीटिंग पर मरकूज हो गई है। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो आज वहां पर होने वाली है, उसके फौरन बाद ही ये मुलाकात इस इजलास के हाशिए में होगी। दोनों मुल्कों के खारजा वज़रा जो है इस मीटिंग में शामिल होंगे, दो मीटिंग होगी और इस 1-to-1 मीटिंग में जो सरहदी तनाव है उसको डीएस्केलेट करने के हवाले से खारजा स्तर पर इकदाम उठाने पर जोर दिया जाएगा और चाइना और भारत के दरमियान कैसे रिश्ते उस्तवार बन सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, इस हवाले से बातचीत होगी। लेकिन सबकी नजरें आज इस मीटिंग पर मरकूज हो गई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जहां आज ये मीटिंग हो रही है, इससे पहले भी हमने देखा कि उस मॉस्को में ही शंघाई जो ताउन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान भी इसी नवीयत की बातचीत हुई थी, जो अभी तक नाकामी साबित हुई है, जिस पर राजनाथ सिंह भारत की जानब से रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने वाज़ेह किया था चाइना पर कि वो अपनी हरकतें जो है वो बंद करे और उसके साथ साथ जो वहाँ पर हालात आए रोज़ हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कशीदा बन रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं पीछे हट जाए। ताहम चाइना की जानब से बार बार भारत के मुतालबात को रद्द किया जाता है, लेकिन अब इस बार सबकी नजरें मरकूज हो गई है। हालांकि इससे पहले भी हमने एस जयशंकर जो कि भारत के खारजा वजीर है उनकी जानब से बयानात सुने हैं और उन्होंने कहा कि 1965 के बाद पहली बार चाइना और इंडिया के दरमियान शदीद नवीयत के हालात LAC पर बन रहे हैं, लद्दाख के आसपास बन रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो ये हालात है ये काफ़ी कशीदा है और इस पर अगर सबकत पानी होगी, इस पर अगर काबू पाना होगा तो उसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स को खोल देना होगा और डिप्लोमेटिक स्तर पर जो खारजी स्तर पर बातचीत होगी वो शुरू कर देनी चाहिए। ये तो ख्वाहिश भारत की जानिब से हमेशा जाहिर की गई है, लेकिन इस पर रेस्पॉन्ड कैसे आता है, चाइना की क्या सोच होगी, क्या चाइना इसको वैसे ही वहाँ से इस्तेकबाल करेगा जिस तरह से भारत ने इनिशिएट किया है, आप देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबकी नजरें आप इस मीटिंग पर मरकूज हो गई है, क्योंकि इस मीटिंग को भी काफ़ी फाइनलाइज लोग कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि इसी मीटिंग से सब कुछ नतीजा अक्स किया जा सकता है। अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल आ गई तो हो सकता है कि उसके बाद डीएस्केलेशन जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर भी कोई फेलियर नजर आया तो उसके बाद जंग के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। ये बड़ी खबर जो हम आपके साथ गुलिस्तान न्यूज़ के जरिए शेयर कर रहे हैं। चलो नाज़रीन, ये थी मीटिंग के हवाले से कुछ खबर और शाम 6 बजे जहां ये मीटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही हम यही देख रहे हैं कि आज अंबाला एयरबेस पर काफ़ी गहमा गहमी थी, क्योंकि राफेल को बाज़ाब्ता तौर पर अब जो हवाई सेना है या एयरफोर्स जो है वहाँ पर इस बेड़े में शामिल किया गया है और आज इस हवाले से एक तकरीब भी मुनक़द हुई जिस पर न सिर्फ भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद थे, बल्कि जो बिपिन रावत वो भी आज यहाँ पर मौजूद थे और उसके साथ साथ जो एयर फोर्स के चीफ हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन उसके साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस की है, जहाँ से ये जहाज़ लाए गए हैं, जहां इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, वो भी आज इस समारोह में या इस तकरीब पर आज यहां पर मौजूद थी। और जब आज इसको बाज़ाब्ता तौर पर हवाई सेना के बेड़े में शामिल किया गया तो वहां पर आज एक तकरीब मुनक़द हुई और इस तकरीब में खास बात देखने को मिली कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनकी जानब से दुआओं का भी एहतमाम किया गया था। और इस एहतमाम के साथ साथ यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि राफेल की डील जो है ये न सिर्फ भारत की रक्षा को मजबूत बना सकता है, न सिर्फ भारत की डिफेंस को मजबूत बना सकता है, बल्कि इससे जो फ्रांस और इंडिया के दरमियान रिलेशन है वो भी मजबूत से मजबूत तर हो जाएगी और साथ ही साथ ये हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम के लिए एक समगे मील साबित हो सकता है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, सॉफ्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड
जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार रहना होगा। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्राथमिकता रही है। चलिए, राजनाथ सिंह का ये बयान आपने सुना कि इस राफेल डील से जो फ्रांस के साथ तय पाया गया है और 5 जहाज पहले ही लाए जा चुके हैं, और उसमें उनका मानना है कि इससे न सिर्फ भारत जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मजबूत हो जाएगा, बल्कि इससे रिलेशन जो है वो भी बढ़ सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कुपवाड़ा के बुमहामा इलाके में 2 मिलिटेंटों को जो है गिरफ्तार किया जाता है, और पुलिस और फोर्सेस का मानना है कि एक नाके के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है, और फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि ये दोनों नौजवान जो सोपोर से आए थे, कुपवाड़ा जा रहे थे, वहां पर मिलिटेंट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए वहां पर गए थे, और उसके साथ साथ उनका मानना है कि कुछ लोगों को रिक्रूट करने के हवाले से भी वो वहां पर जा रहे थे। लेकिन फोर्सेस को सूचना इत्तला मिली है और उसके बाद ही उन्होंने फौरन से पेशतर इसका एक्ट किया और दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से बताया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किया जा चुका है। यानी हथियार AK-47 राइफल भी है और कुछ मैगजीन, और पुलिस का मानना है कि एक चेक पॉइंट के दौरान के पास ही इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक माइन भी आज डिफ्यूज की गई। बारामूला के वत्रगाम इलाके में बस स्टैंड के पास फोर्सेस को एक बारूदी मवाद मिला, यानी आईडी जो है यहां पर मिली, और उसके बाद जब इसको डिटेक्ट किया गया तो उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया जिसने इस माइन को डिफ्यूज किया। और ये बस स्टैंड के पास से माइन थी जिसको डिफ्यूज किया गया है। फोर्सेस की जो नाका पार्टी है, जो पेट्रोलिंग पार्टी है, उन्हीं को इस पर नजर पड़ी, और जो इस आईडी को डिटेक्ट करने के बाद उन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया, और उसके बाद यहां पर इसे जोरदार धमाके के साथ नकारा बना दिया गया। ये बिल्कुल हम आपको वत्रगाम बारामूला के विजुअल्स दिखा रहे हैं जो हमारे साथी बट इरशाद ने वहां से भेजे हैं, और खास फुटेज जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये बिल्कुल उसी आईडी का है जिससे नस्ब किया गया था एक बस स्टैंड के पास, और फोर्सेस को नजर पड़ी, उन्होंने डिटेक्ट किया, इसे बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया और उसके बाद इससे नाकारा बना दिया गया, और फोर्सेस इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर भी कर रही है। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के रफियाबाद छिजामा इलाके की बात करें, इस नेशनल हाईवे पे जो है कुछ ही कदम के दूरी पे यहाँ पे जो एक आईडी बरामद की गई। हालांकि मैं आपको बता दे चलूँ, ये जो पैसेंजर शेड है यहाँ पे इस आईडी को जो है बरामद किया गया। 32 राष्ट्रीय राइफल्स ने आज सुबह सवेरे जो पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ से गुजर रही थी, इन्होंने इस आईडी को बरामद किया गया, उसके बाद जो है इसको नाकारा बना दिया गया। अगर हम इस इलाके की बात करें, यहाँ पे बागात है, जो कानवाई गुजर रही है बारामूला से कुपवाड़ा तक, यहाँ पे इस स्पॉट पे जो है यहाँ पे इस आईडी को बरामद किया गया और इस आईडी को नाकारा बना दिया गया। मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। चलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब अवामी मसाइल का जिक्र करते हैं। अवाम के मसाइल तो बेशुमार है, लेकिन उनका रिड्रेसल जो है अभी भी उस रफ्तार से नहीं हो रहा है जिस रफ्तार से लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के हर इलाके से लोगों को मसाइल दरपेश हैं, लेकिन हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन उन मसाइल का मदावा या उनको हल करने में अभी भी नाकाम नजर आ रही है। ताहम इससे पहले जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे
सतपाल मलिक साबिका गवर्नर, उन्होंने अपने दौर में ये कहा था और उसके बाद बैक टू विलेज का भी उन्होंने प्रोग्राम दिया था और उस दौरान कहा गया था कि इस बैक टू विलेज प्रोग्राम से जो सीनियर अफसरान हैं या IAS ऑफिसरान हैं वो गांव देहात में जाएंगे और लोगों के मसाइल सुनेंगे और उसके बाद उन मसाइल का हल निकाला जाएगा। लेकिन ये बैक टू विलेज प्रोग्राम तो अंजाम दे के, लेकिन अभी तक भी उसके समर आम लोगों को नसीब नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर जो है फारूक अहमद खान, उन्होंने कहा है कि इससे पहले 2 मराहिल जो गुजरे हैं बैक टू विलेज के, तीसरे मरहले में अब पहले उन्हीं की निशानदेही की जाएगी और उन पर ही तबसरा किया जाएगा कि उस पर कितना काम हुआ है और कोशिश की जाएगी कि जो उस दौरान काम हाथ में लिए गए थे, जो उस वक्त लोगों को यकीन दहानियां दी गई कि मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा, अब उसे 3rd फेज में हल किया जाएगा। आज श्रीनगर में उन्होंने मीडिया से खिताब भी किया और कुछ डेलीगेशंस के साथ उनकी मुलाकात भी हुई, जिस दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हमारे सामने लाई जाएं, हम उनका हल निकालने की कोशिश करें। और हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनकी भी इंस्ट्रक्शन है कि हम जितने भी एडवाइज़र्स साहिबान हैं, मेरे साथी भी, हम सबको हफ्ते में 1 दिन जम्मू और 1 दिन श्रीनगर बैठना पड़ता यही ग्रीवेंसेस सुनने के लिए। और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर वो ख़ुद भी ग्रीवेंसेस सुनने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं और वो ख़ुद भी जगह जगह जाके तो ये ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं। एक तरीका है, एक सिस्टम बनाया गया है कि हम खुद लोगों के पास पहुंचते जाएं और जो भी किसी ने कुछ अपनी प्रॉब्लम बतानी है वो डायरेक्टली हमें बता सकें। और हमारी कोशिशों से काफ़ी सारे लोगों की जो मुश्किलात हैं हल भी हुई हैं और जो जितने भी हल के काबिल थी। और हमें ज़्यादातर जिस वक्त लोग आते हैं नौकरी मांगने के लिए, तो उस सिलसिले में हम उन्हें सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं कि वो या तो अप्लाई करें SSRB या पब्लिक सर्विस कमीशन जब भी नौकरी के लिए पोस्ट है निकालेगा, क्योंकि ऐसी किसी जगह से वो नौकरी की उम्मीद ना करें। बैक टू विलेज 3 के लिए जो प्लान बना है वो ये है कि ऑफिसर्स जाएंगे, वो 2 रातें उसी विलेज में गुजारेंगे, उसी पंचायत में गुजारेंगे और वहाँ पे काम जो हो रहे हैं और जो रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं, उसको किस तरीके से फास्ट ट्रैक करवाया जा सकता है, वो सब का सब वहीं से होगा। और बैक टू विलेज 3 के कंप्लीट होने के बाद सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि डेवलपमेंट किस किस तरीके से और किस किस स्पीड से वहाँ पे हो रही है। ये एक बहुत बड़ा एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था जम्मू कश्मीर में। डेफिनेटली हर एक जो एक्टिविटी है सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से भी, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है SOP को तोड़ने की। आपने यहाँ पे भी देखा होगा जो लोग आए हैं अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, उनके बैठने तक का जो बंदोबस्त है वो उसी SOP को साथ लेकर है कि एक तो मास्क रहे और मास्क पहना रहे और सोशल डिस्टेंसिंग रहे। तो बैक टू विलेज 3 में भी और उससे पहले जो एक 20 दिन का जन अभियान चलना है लोगों तक पहुंचने का, उसमें भी इस पेंडेमिक को लेकर और इससे बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी कार्रवाई भी होगी, सारे प्रोग्राम भी चलेगा। नाज़रीन किराम, आप जानते होंगे कि आज तक बडगाम में म्यूनसिपल कमेटी हुआ करती थी, लेकिन अब इससे तौसी दी गई है या इसकी तरक्की दी गई है और अब ये म्यूनसिपल काउंसिल बन गया है। और अफसरान का मानना है कि अब इसके इख्तियारात जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, यानी इसका एरिया भी वसी हो गया है। और आज यहाँ पर इसका इनाग्रेशन भी हुआ है और इनाग्रेशन करने की इस तकरीब पर मौजूद थे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के डायरेक्टर रियाज अहमद, वो आज यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ साथ कुछ दीगर अफसरान और एहलकार भी मौजूद थे। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब जो जिम्मेदारी है इस म्यूनसिपल काउंसिल की वो बढ़ गई है और अब उन्हें लोगों की खिदमत के लिए आगे आना होगा। और उसके साथ साथ जो उनका मातहत इलाका है या जो उनका जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर अपने काम बढ़ाने के हवाले से भी न सिर्फ उन्हें इख्तियारात बढ़ गए हैं बल्कि फंड्स भी बढ़ गए हैं और उसके साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ चुकी हैं। वार्ड्स पर म्यूनसिपल कमेटियाँ थी, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इजरा किया, उसके मुताबिक
जितने भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की कमेटी थी उनको काउंसिल का दर्जा दिया था। अर्बन डेवलपमेंट में एक हायरार्की होती है, उसमें कमेटी टू काउंसिल, काउंसिल टू देन कॉरपोरेशन। तो जाहिर सी बात है जब कोई तरक्की हो जाती है तो उसमें एक तो फंड का स्कोप भी बढ़ जाता है, उसमें जो सर्विसेज का जो स्कोप होता है वो भी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जब कैपेसिटी वाइज देखेंगे, कैपेसिटी वाइज हमारे जो आदमी यहाँ पर तैनात हो जाएंगे तो उनको जो लोगों की जो सर्विसेज बढ़िया रहेंगी तो वो एज़ पर क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी जितने हमारे यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल बड़गाम की रिक्वायरमेंट्स होगी वो इम्प्रूव हो जाएंगे। मैन पावर की अगर बात करेंगे, हमारी जो एज ऑन डेट मैन पावर है वो 2011 सेंसस की है, लेकिन 11 से हम आगे बढ़ के हम 20 में आ गए हैं। हम कोशिश करेंगे जितना भी हमारा मैन पावर जो डेवलप होगी आउटसोर्सिंग बेसिस पे हमको टेंडर वगैरह इशू किए हैं, आउटसोर्सिंग बेसिस पे हम वो ले लेंगे। तो आने वाले 1-8 महीने में ये कमी नहीं रहेगी। और दूसरी चीज़ हम कोशिश करते हैं कि मैनुअल से मैकेनिकल का आने के लिए हमने 14th फाइनेंस पे कहीं पर ट्रायल बेसिस पर जितने भी मैकेनिकल स्वीपर्स लिए हैं या कहीं पर मैकेनिकल स्क्वेंजर्स लिए हैं, तो उससे भी जो है मैन पावर का जो हमारा प्रॉब्लम है दैट विल ओवर। सच और हक ये बात है कि हर जगह पर सरकार नहीं पहुंचती है और नहीं लोगों के मुतालबात को पूरा किया जाता है। हम लावापुरा का जिक्र करते हैं और यहाँ की ये सड़क आप भी देखिए, इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, लोगों का चलना फिरना काफ़ी महाल हो जाता है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि इस सड़क को काफ़ी वक्त से जो है मैग्नेमाइज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब एक बार फिर मुतालबा कर रहे हैं कि न सिर्फ एडवाइज़र साहिबान बल्कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, गवर्नर के जम्मू कश्मीर के, उनसे भी गुजारिश की गई है कि सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए और इसकी मैग्नेमाइजेशन हो जाए, क्योंकि अब सीज़न भी चला गया है और सितंबर का ही महीना है कि जब मैग्नेमाइजेशन हो सकती है और वो बहुत देर तक कारआमद भी रह सकती है। मेहरबानी तो मेहरबानी कर रिक्वेस्ट करान, खास कर नो गवर्नर साहब आमुत अमिस रिक्वेस्ट करान कम से कम दिहस तवज्जो ये रोडस कुनत करो। तुझो सोन बच्चे, सोन बुजुर्ग, सोन मशूरात यम सात रूद पेवान रूद पेवान अल्लाह गवाह अगर घर बहरान नेरनस, घर बहरान नेरनस कि तुझ पाई तिमन न अत फटो दोबस, तिम दोब यह 1 किलोमीटर लावापुरा टू मुजगुंड। ये दपान यह करो रिपेयर कुन पे, मेहरबानी करो यह रिपेयर। तो जनाब अली पत्मो 10 वरियो पे तमाम तुहद वसादत हर वरिय हर रेत खबर सोजान, मगर कह गौर करान कि। लावापुरा के बाद जैनाकूट श्रीनगर के लोगों की भी यही शिकायत है। उनका भी यही मानना है कि इलाके की सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है। कई बार हुक्काम की नोटिस में भी लाया, लेकिन किसी ने आज तक इस हवाले से कोई भी संजीदा कदम नहीं उठाया। एक बार फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया से अपील की है कि यहाँ इस इलाके की तरफ यानी जैनाकूट की तरफ या इस सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए और इसकी मरम्मत की जाए, इसकी मैग्नेमाइजेशन की जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें इन मसाइल व मसाइब से नजात मिल सके। जैनाकूट एरिया, जैनाकूट HMT आपने खुद देखा है, यहाँ पे जो रोड है इसकी हालत आपने खुद देखी है। यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे इस रोड पे हायर सेकेंडरी है, ITI कॉलेज है, मिडिल स्कूल है। तो लगभग मतलब 12 महीने ये जो रोड है ये बिज़ी रहता है। लेकिन पिछले 10 साल से मैं आप ये भी बताऊं कि पिछले 10 साल से हम इसी सूरत में रहते हैं, कोई मैग्नेमाइजेशन नहीं होगी। मेरी फ़िक्र में, मैंने अपनी फ़िक्र में बस यही थोड़ा मैंने देखा है। 10 साल पहले मैंने मैग्नेमाइजेशन देखी, उसके बाद आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया। हालांकि जहाँ पे जो सरकार थी, यहाँ पे जो MLA थे, उन्होंने भी आज तक कुछ नहीं किया। और आप देख सकते हैं, आपने ये भी देखा कि यहाँ पे जो गोबर है, पिछले कई सालों से हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताते आ रहे हैं कि उन्होंने भी उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी, लेकिन वैसे कुछ नहीं किया। क्योंकि हायर सेकेंडरी यहाँ पे बच्चे आते जाते हैं तो बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हम इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे जो गोबर है इसको हटाए ताकि हम भी अब चैन की ज़िंदगी गुजारें। चलिए, शहरी श्रीनगर के बाद अब गांव देहात का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि गांव देहात में लोगों को ज़्यादा ही मसाइल और मुश्किलात होते हैं और उनकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हीं गाँव में, इन दूर दराज इलाकों में मीडिया की भी कवरेज काफ़ी कम रहती है। लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ की हमेशा कोशिश है कि इन दूर दराज इलाकों में भी पहुँचा जाए और यहाँ के लोगों की आवाज़ सुनी जाए और उन आवाज़ों को या उन मुतालबों को हुक्काम की नोटिस में लाया जाए। हम बात करते हैं
यहाँ के लोगों का मानना है कि एक सड़क है जिसकी तामीर को हाथ में लिया गया है, मैग्नेमाइजेशन होने वाली है, लेकिन उनका मानना है कि अगर प्लान में भी रखा गया है कि इस सड़क के जो प्रोटेक्शन वाल है, जो बांध है, उन्हें पहले तामीर किया जाए और उसके बाद मैग्नेमाइजेशन हो जाए तो उससे सड़क की हालत भी ठीक हो जाए। और इंजीनियरिंग जो है वो यही कहती है, वो यही दर्ज देती है कि पहले बांध बनने चाहिए, प्रोटेक्शन वाल बनने चाहिए और उसके बाद मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि डिपार्टमेंट ने इसका उल्टा किया है, पहले मैग्नेमाइजेशन का हाथ में लिया है और उसके बाद यहाँ से बांध तामीर करने की बात हो रही है, जो लोगों के मुताबिक सड़क के साथ ही नहीं बल्कि मकामी लोगों के साथ भी नाइंसाफी होगी। अब ये बोलता है कि आफ्टर मैग्नेमाइजेशन हम ये इसको ड्रेनेज सिस्टम देंगे, ये प्रोटेक्शन वाल देंगे, जो कि मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि अगर ये आफ्टर मैग्नेमाइजेशन इसका वो किस काम का रहेगा फिर वो मैग्नेमाइजेशन। हमारी ये डिमांड है आपकी वसादत से कि आप ये ऊपर तक पहुंचा दोगे हमारी बात कि पहले हमारे ये प्रोटेक्शन वाल और ड्रेनेज सिस्टम पूरा रोड जो इसका शेड्यूल में है वो हमें पूरा करके दे दी। अगर हमने जमीन छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, फिर भी हमें ये प्रोटेक्शन वाल अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये रोड? ये हाईटेक कोई हाईटेक एजेंसीज है और उनके इंजीनियर साहब वो तो आते हैं, उनको भी उनके सामने कुछ नहीं चलता है। नाज़रीन, बात करते हैं उशकुरा बारामूला की। यहाँ पर एक शख्स लगभग 60 साल से इस इलाके में रह रहा है और 60 साल से तन्हाई की ज़िंदगी जैसे गुजर कर रहा है। हालांकि मकान उनका यहीं पर है, लेकिन आज तक इसे नल का पानी दस्तयाब है, ना ही बिजली और ना ही कोई सड़क। हालांकि घर एक ही यहाँ पर रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक शख्स को या एक कुंबे को जो बुनियादी सहूलियात मैसर होनी चाहिए थी उसका वो हकदार नहीं है। यहाँ पर जो इस शख्स का मानना है कि वो 60 साल से यहाँ पर रह रहा है। हालांकि उन्होंने इस ख़राब सूरत हाल के दौरान भी अपने बच्चों को पढ़ाया है, एक को डॉक्टर भी बनाया है, इंजीनियर भी बनाया, और आज भी जो उनके बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं इस सारी सहूलियात के बावजूद। लेकिन अब वो मुतालबा कर रहे हैं सरकार से कि उन्हें बिजली, पानी, सड़क की जो बुनियादी सहूलियात हैं उससे नवाजा जाए। तो बहुत प्रॉब्लम हुई हमें यहाँ पे पढ़ने में, यहाँ से जाना उशकुरा, फिर वहाँ से वापस आना। तो हम 3 बहनें हैं, 3 बहनों ने हमें यहाँ से ही पढ़ा। अब भाई तो वो छोटा है, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ से ही सब तालीम मुकम्मल की, लेकिन उतना इनकम का कोई ज़रिया नहीं था हमारे पास। तो ये हमारा बाप बेचारा इधर उधर करके तो हमें पढ़ाया लिखाया। नहीं, रोड वोड तो कुछ भी नहीं है। अब छोटा सा वो लिंक रोड निकाला है, वो मानो कुछ भी नहीं है। विंटर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब बर्फ पड़ जाती है तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी मुलाजिम, चाहे कोई भी हो, यहाँ का नंबरदार हो तो यहाँ की तरफ नजर ही नहीं मारते हैं, सरपंच हो तो वो भी नजर नहीं मारते हैं, कोई नहीं, मानो कोई नहीं है। आज तक कोई नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं। उनको किसी को अपने टेंशन है, यहाँ पे कोई नहीं आता। अगर कोई आता भी है मीडिया वाला, कोई भी ऊपर से चले जाते हैं, यहाँ पे कोई उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहली बार आए हैं ये मीडिया वाले बेचारे, आज पहली बार पहुंचे हैं यहाँ पे, ये भी खुद पहुंचे हैं यहाँ पे। तो कभी कोई नहीं आया है, कभी भी नहीं। वोट लेने के लिए आते हैं लेकिन देखने के लिए कोई नहीं, देखने के लिए कोई नहीं। अब यहाँ पे ये मम्मी पापा जो मेरे हैं यही करते हैं स्ट्रगल, ये वो, तो इन्हीं के हिसाब से हम। अब मैं बोलती हूँ चलो अगर 10 ही मरले हमें कहीं पे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। तो आप देखिए, खुद देखिए, आप यहाँ पे कितनी पहाड़ी पे रह रहे हैं हम, आप नजर मारिए यहाँ पे खुद भैया। तो अब इस हिसाब से अगर कुछ दे देते तो अच्छी बात थी। नाज़रीन किराम, आप जानते ही होंगे कि रामबन में हालिया दिनों एक टेम्पो का हादसा पेश आया था और जिसके बाद कुछ लोग मिसिंग थे और वहां से एक लाश भी बरामद की गई थी। हालांकि दरियाई चिनाब से वो लाश रियासी में पाई गई थी, जिसका ताल्लुक जो है चाडूरा इलाके से था। लेकिन अनंतनाग की एक फैमिली आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पुरअमन एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने मुतालबा किया है कि वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां पर ये हादसा हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उससे तेज से तेज किया जाए ताकि जो बाकी लोग मिसिंग है उनकी बाजियाबी जो है मुमकिन हो सके। क्योंकि इस हादसे में जो एक शख्स की मौत भी वाक़ा हुई थी और कुछ लोग बताया जा रहा है कि वो अभी भी मिसिंग है। इसी हवाले से, इसी निस्बत से आज इस फैमिली ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन या बचाव कार्रवाई जो है उसमें तेजी लाई जाए ताकि उनके जो लवाहिकीन उसमें हैं, जो उनका रिश्तेदार कोई उसमें है, उसको भी बाजियाब किया जा सके। 31 अगस्त को